तो प्लांट एनाटॉमी अपना चैप्टर चल रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, काफी टाइम हो गया। उसी के अंदर आप लीफ की जो स्ट्रक्चर देखोगे, अभी ये लीफ की स्ट्रक्चर दिखा रखी है आपको। इस लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देखोगे कि ये जो लीफ है वो है डाइकोटिलिडन्स, यानी द्विबीजपत्री पादपों की लीफ, ठीक है। और इसके अंदर आप पृष्ठाधार, या तो आप पृष्ठाधार बोलो या फिर आप द्विबीजपत्री पादप की लीफ बोलो, ठीक है। जहां पृष्ठाधार वर्ड आता है वह द्विबीजपत्री होता है। यहां पर अगर आप देखो तो ये जो द्विबीजपत्री है, इसके अंदर जो लीफ है वो स्पेशली किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। देखो, एक तो इसके अंदर होती है एपिडर्मिस। क्या होती है? एक इसके अंदर होता है ग्राउंड टिश्यू, और एक होता है वेस्कुलर बंडल। इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो आपके यहां पर है वो है मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल यहां पर दो प्रकार की है। मीजोफिल सेल जो होती है यहां पर दो प्रकार की, एक तो प्लेसिड और एक स्पंजी पेरेन्काइमा। एक तो प्लेसिड है और एक स्पंजी पेरेन्काइमा। ये एपिडर्मिस है। लीफ की अगर आप बात कर रहे हो, लीफ की अगर आप बात कर रहे हो तो लीफ के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो मैं ये लीफ को, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लीफ के बारे में। तो इसकी ये जो सतह है ऊपर वाली, ये पत्ती की ऊपरी सतह है, और पत्ती के जस्ट नीचे की अगर हम बात करें तो वो निचली सतह हो गई। दो सतह हो गई। अब आप द्विबीजपत्री पादपों में बात कर रहे हो तो आप बोलोगे सर एपिडर्मिस कहाँ होगी? पत्ती की ऊपरी सतह पर भी आपको एपिडर्मिस मिलेगी और निचली सतह पर भी आपको एपिडर्मिस मिलेगी। तो ये एपिडर्मिस ऊपरी सतह पर है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? बाह्य त्वचा। अभेक्स और अपाक्स। अभेक्स ऊपर का, अपाक्स नीचे का, ठीक है। ये ऊपरी हो गई और ये निचली हो गई, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ना। अब दोनों तरफ क्यूटिकल की लेयर भी है यहां पर। देखो, इसके ऊपर जस्ट क्यूटिकल की लेयर भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये क्यूटिकल की लेयर हो गई, क्यूटिकल की लेयर हो गई, ठीक है। क्लियर? ये अबैक्सियल की अगर हम बात करें तो अबैक्सियल अपाक सतह को ही कहते हैं, इंग्लिश में नाम दे दिया यहां पर, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे कि एक हो गया आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पूरा क्यूटिकल की लेयर होती है, सुरक्षा प्रदान करती है। क्यूटिकल की लेयर इसलिए पाई जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम हो, जरूरी है पत्तियों में। वाष्पोत्सर्जन अपने अनुसार मेंटेन करती हैं पत्तियां। अब इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर होते हैं ग्राउंड टिश्यू। ये ग्राउंड टिश्यू दो प्रकार, ग्राउंड टिश्यू की सारी जो सेल है उसको आप मीजोफिल कहोगे। क्या कहोगे? मीजोफिल। तो देखो, मीजोफिल को आप हिंदी में कहते हो मध्योतक। यहाँ पे मध्योतक दो प्रकार के हैं। एक मैंने बोला प्लेसिड और एक मैंने बोला स्पंजी। जो प्लेसिड है उसको आप बोलोगे खम्बुत्तक, और जो स्पंजी है उसको आप बोलोगे स्पंजी। तो ये जो लंबे लंबे ऐसे ऐसे लटक रहे हैं, लंबे लंबे, इसको आप खम्बुत्तक बोलोगे। क्या बोलोगे? और ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ना, ये इनको आप क्या बोलोगे? स्पंजी। क्या बोलोगे? स्पंजी, ठीक है। और बीच में ये है आपका वेस्कुलर बंडल, सेवन बंडल। सेवन बंडल के बाहर यदि आप देखते हो तो इसमें एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसको आप बोलते हो बंडल शीथ सेल। क्या बोलते हो? और इसके अंदर आप देखोगे तो जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट मिलेंगे आपको। बंडल शीथ सेल को आप हिंदी में कह रहे हो बंडल आच्छादन। क्लियर? ये आपका एक बीजपत्री का और द्विबीजपत्री का होगा। पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट तीन प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, मीजोफिल तथा सेवन तंत्र दिखाई देते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अभ्यक्ष तथा निचली सतह अपाक्ष,
को घेरे रहती है, उस पर क्यूटिकल होती है। एक और बात, आप ये बोलोगे स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, तो आपको ध्यान रहे कि द्विबीजपत्री पादपों में जो स्टोमेटा होते हैं वो निचली लेयर पे ही होते हैं, ऊपरी लेयर पे नहीं होते। तो आप ये डायग्राम अगर वापस से देखते हो तो देखो स्टोमेटा यही दिखा रखे हैं, ऊपर आपको स्टोमेटा नहीं दिखा रखे, लेकिन एक बीजपत्री पादपों में दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र अधिक संख्या में होते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर? ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित ऊतकों को आप मीजोफिल कहोगे। क्या कहोगे? पर्णमध्योतक या मीजोफिल। पर्णमध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ध्यान रखिए पर्णमध्योतक की कोशिकाएं हैं और आप बात कर रहे हो लीफ के अंदर, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। प्रकाश संश्लेषण करती हैं पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है, इनकी आप विशेषताएं बता रहे हो। इसमें दो प्रकार की पेरेनकाइमा कोशिका होती है, खंभ और स्पंजी। खंभ जो होती हैं वो पेरेनकाइमा बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होती हैं, बिल्कुल नीचे होती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, लंबवत तथा समानांतर रूप से अरेंज रहती हैं। स्पंजी पेरेनकाइमा खंभ कोशिकाओं के नीचे प्रेजेंट रहता है और निचली बाह्य त्वचा तक फैला रहता है। क्लियर? कहाँ तक फैला रहता है? आ गई बात समझ में? ठीक है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार गोल हो सकती हैं। ठीक है, किसकी? स्पंजी की। किसकी? स्पंजी की। इन कोशिकाओं के बीच खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती हैं, लेकिन उनमें नहीं होती है, खंभ ऊतकों में नहीं होती है, लेकिन स्पंजी ऊतकों में इनमें पाई जाएंगी। स्तवन तंत्र में 7 बंडल होते हैं। इन बंडल शिराओं तथा मध्य शिरा 7 बंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। शिराओं की बात कर रहा है, शिराएं किसकी? आप द्विबीजपत्री पादपों की बात करें तो इनमें जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है, तो उस आधार पर यह 7 बंडलों पर बता रहा है कि शिराएं ज्यादा होंगी तो हो सकता है उनके अंदर 7 बंडल भी ज्यादा मिल सकते हैं आपको। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका शिरा विन्यास में भिन्न होती है। ठीक है, शिराओं की मोटाई कैसे बात कर रहा है, जैसे ये यहाँ पर एक शिरा चल रही है, फिर ये पतली हो गई, ये मोटी हो गई, तो मोटाई भिन्न भिन्न हुई कि नहीं हुई जालिका शिरा विन्यास में। बंडल संयुक्त है, बाइफ्लोएमी है, यानी बाहर आपको फ्लोएम मिलेगा। मध्यादि दारुक है, प्रोटोजाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम बाद में बनता है। प्रत्येक 7 बंडल के चारों ओर एक मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की परत पाई जाती है। इसे आप बंडल शीत सेल कहते हो, यानी बंडल आच्छादित कोशिका कहते हो। कौन सी कहते हो? ये आपका डायग्राम रहा जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये समद्विपार्श्व एक बीजपत्री पत्ती की संरचना है। इसमें अगर आप देखो तो मीजोफिल है, मीजोफिल प्रेजेंट है, मीजोफिल। यहां पे इसका जो मीजोफिल होता है वो पैल्सिड और स्पंजी टिश्यू में विभाजित नहीं होता, मीजोफिल सेम ही होता है। इसमें खंभ ऊतक और स्पंजी ऊतक नहीं होते हैं। क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, ये क्यूटिकल की ये बाह्य त्वचा हो गई, ये बाह्य त्वचा, ये बाह्य त्वचा, और आपको दोनों सतह पर रंध्र देखने के लिए मिलेंगे। एक बीजपत्री पादपों में आपको दोनों सतह पर रंध्र देखने के लिए मिलेंगे। एक बीजपत्री पादपों में एक चीज और होती है, क्या? जैसे आप घास की बात करें तो घास की जो पत्ती होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, और देखो घास की पत्ती मुड़ी हुई होती है और जब उसको आवश्यकता होती है तो वो खुलती भी है और ऐसे क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर इनके पास विशेष प्रकार की सेल होती है जिनको बुलिफॉर्म सेल कहा जाता है। कौन सी? बुलिफॉर्म सेल। ये बुलिफॉर्म सेल जो होती हैं, जैसे ही इनके अंदर वाटर अंदर जाता है तो ये फैल जाती हैं। ठीक है, स्थिति बढ़ जाती है इनकी, फैल जाती हैं, खुल जाती हैं, और जैसे इनमें वाटर का स्ट्रेस हो जाता है तो इन वाटर से बाहर निकल जाता है और ये वापस से बंद हो जाता है। इनका विशेष काम होता है बुलिफॉर्म। ये अभेक्ष हो गई, ये अपाक सतह हो गई। अच्छा, जिन पत्तियों में रंध्र सिर्फ नीचे पाए जाते हैं उनको आप कहोगे अधोरंध्री। तो द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां कैसी होती हैं? अधोरंध्री। और जिनमें दोनों ओर पाए जाते हैं उनको कहोगे आप उभयरंध्री। क्या कहोगे? तो एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां कैसी होती है? उभयरंध्री। कैसी होती है? एक समद्विपार्श्व पत्ती का शरीर पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांश लगभग समान ही होता है, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी देख सकते हो। इनमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है और इसमें दोनों सतह पर आपको रंध्र देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी तथा खाली
रंगीन होती हैं। जस्ट नीचे की हम बात कर रहे हैं, ये सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं को आप बुलिफॉर्म सेल कह सकते हो। आप ये हिंदी में नाम याद रखना चाहते हो तो हिंदी में रख लो, और बाकी मैंने इंग्लिश में बोला बुलिफॉर्म सेल। कौन सी सेल? बुलिफॉर्म सेल। अपनी किताब में नोट कर ले, यहीं पर ध्यान रहे आपको। जब इन कोशिकाओं में स्फीति होती है, स्फीति मतलब फैलती हैं वो, जब जल अंदर जाता है तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती है। तो जो मुड़ी हुई पत्तियां होती हैं वो खुल जाती हैं, और जब इनमें पानी जो होता है वापस से बाहर निकलता है तो खुली हुई पत्तियां वापस से मुड़ जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन दर की कम करने के लिए ऐसा कार्य करती है। आपको पता है अगर पत्ती ज्यादा फ्लैट रही तो सनलाइट ज्यादा गिरेगी और ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, और पत्ती यदि बंदी रही तो मुड़ी हुई है ऐसे रही तो वाष्पोत्सर्जन भी कम करेगा। तो बुलिफॉर्म सेल एक चीज और काम करती, एक काम और करती है यहाँ पे। क्या करती है कि वाष्पोत्सर्जन की हानि को भी, वाष्पोत्सर्जन से जल की जो हानि होती है उसको भी रोकती है। एक बीजपत्री पत्तियों में शिरा विन्यास समांतर होता है, ये आपने पहले ही देखा था। जाली का शिरा विन्यास नहीं होता, ये आप पहले पढ़ चुके हो। शिरा विन्यास समांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट को देखते हैं। ये आप 5 के चैप्टर में क्लियर कर चुके हो इस बात को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ की, अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ कुछ किस प्रकार से होती है। देखो पादपों में 2 प्रकार की ग्रोथ होती है। पहली ग्रोथ जो होती है उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और प्राइमरी ग्रोथ के फलस्वरूप पादप लंबाई में ग्रोथ करता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप पादप चौड़ाई में ग्रोथ करता है। मूल तथा तना लंबाई में शीर्षक विभजोतक की सहायता से बढ़ते हैं। शीर्षक विभजोतक आपने शुरू में पढ़ा था। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है, इसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और द्वितीयक वृद्धि में कौन कौन सहायक होते हैं? पार्श्वीय, 7 कैम्बियम, कार्क कैम्बियम। ये आप कार्क कैम्बियम वगैरह, 7 कैम्बियम वगैरह अब आगे पढ़ोगे। क्लियर? यहाँ पर 7 कैम्बियम का दे रखा है। ये देखो, ये डायग्राम बुलिफॉर्म सेल का है। ये यहाँ दे रखा है, देखो ये बुलिफॉर्म सेल रही। तो इनमें जब अंदर पानी जाता है तो ये फैल जाती हैं। तो देखो ये पत्ती ऐसे मिड लाइन से दिखा रखा है, मिड वेन से ऐसे, ठीक है। जब इनमें पानी गया तो ये फैल गई, खोल देती हैं। जब इनमें पानी निकला तो पत्ती को बंद कर देती हैं। 7 कैम्बियम किसे कहेंगे? देखो ये जाइलम और ये फ्लोएम है, इनके बीच में जो कैम्बियम बना उसको आप क्या कहोगे? 7 कैम्बियम। क्या कहोगे? क्लियर? प्रारंभ में ये 7 कैम्बियम ऐसे टुकड़ों में बनता है, जैसे ये जाइलम फ्लोएम आ रहे हैं आपके, तो एक टुकड़ा यहाँ बन गए, एक टुकड़ा यहाँ बन गए। बाद में जब पूरा तना बन जाता है तो एक पूरा छल्ला बना लेता है। तो मेरिस्टम सतह जो 7 उत्तक और जाइलम तथा फ्लोएम को काटते हैं उसे 7 कैम्बियम कहते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम को काटते हुए चले उसको क्या कहोगे आप? 7। सेसव तने में जाइलम फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है, टूटी हुई ऐसे। लेकिन जब पूरा हो जाता है तो ये पूरा एक छल्ला बना लेती है, बाद में एक संपूर्ण छल्ले में बदल जाती है। क्लियर? ये आपका बुलिफॉर्म सेल का था। क्लियर? नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर अगर हम बात करें तो देखो 7 कैम्बियम हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैम्बियम का छल्ला कैसे बनता है। भाई कैम्बियम की बात कर रहे हैं, उसमें छल्ला कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम होता है और प्राथमिक फ्लोएम के बीच कैम्बियम। देखो पहले ये बोल रहा है प्राथमिक, देखो पहले जो बनता है वो प्राथमिक ही है, बाद में जो बनेगा वो द्वितीयक। तो ये बोल रहा है कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और ये ऐसे गहरे में है, ऐसे गहरे में है। तो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच जो कैम्बियम स्थित होता है उसको अंतःपूलीय कैम्बियम कहते हैं। कौन सा कैम्बियम कहते हैं? अंतःपूलीय कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जब वो विकसित हो जाता है तो उसको कहते हैं अंतरापूलीय कैम्बियम। जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है वो तो उसको आप क्या कहते हो? अंतरापूलीय कैम्बियम। कैसे होता है? देखो बीच में क्या होता है? पित्त। क्या होता है? और पित्त से बनती है मज्जा किरणें, और ये मज्जा किरणें इनको काटती हुई यार ये रूप से निकल जाती हैं। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो
अंतःपूलीय के समीप होती हैं, ये मेरिस्टम यानी विभाजन करती हैं और अंतरापूलीय कैम्बियम का निर्माण करती है। अब ये जो बना ये खंडों में बन गया ना, जब इनको काट दिया इसने, इस कैम्बियम को काट दिया तो ये खंडों में बन गया ना, टुकड़ों में। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे इस प्रकार के कैम्बियम एक अखंड छल्ला बन जाता है। अखंड यानी बीच बीच में खंडित होकर एक छल्ला बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैम्बियम के छल्ले के निर्माण की प्रक्रिया, तो देखो कैसे बात करेंगे इसके लिए। अगर आप देखो तो मान लो ये कैम्बियम रिंग है, क्या है, और कैम्बियम रिंग जब होती है तो वो जैसे ही मैचुरेशन फेज में आती है तो अपने बाहर और अंदर कोशिकाओं की वृद्धि करती है। ये आउटर भी करती है और इनर भी करती है। आउटर जो बनता है उसको आप कहोगे द्वितीयक फ्लोएम, क्या कहोगे, और इनर जो बनता है उसको कहोगे द्वितीयक जाइलम। अब ये द्वितीयक जाइलम जो है, जैसे ये बन गया कैम्बियम का छल्ला, और इसके बाहर जो सेल बनी, बाहर जो बनी वो क्या कहला रही है, द्वितीयक फ्लोएम, और इसके अंदर जो सेल बनी वो क्या कहला रही है, द्वितीयक जाइलम। क्या कहला रही है। अब ये द्वितीयक जाइलम जो होता है वो पित्त की तरफ बनता है। किसकी तरफ बनता है, और ये जो फ्लोएम है ये परिधि की तरफ बनता है। किधर बनता है, लेकिन ज्यादा ग्रोथ इसमें रहती है, द्वितीयक जाइलम में रहती है, ये लगातार वृद्धि करता रहता है। और ये जो है सघन हो जाता है एक, और एक पिंड बन जाता है छोटा सा। इसकी ज्यादा ग्रोथ के कारण, इसकी ज्यादा ग्रोथ के कारण ये जो बाहर का द्वितीयक फ्लोएम होता है वो दब जाता है, धीरे 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 दब जाता है। ठीक है, देखो सेवन कैम्बियम दिखा रखा है, ये प्राथमिक जाइलम है, ये पित्त दिखा रखी है। कैम्बियम छल्ला सक्रिय होकर बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती है वे परिपक्व होकर द्वितीयक जाइलम बनाती है, और जो कोशिका परिधि की तरफ बनती है वे द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती है। कैम्बियम प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, जबकि बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है और द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बना लेता है। अंततः प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम सने सने धीरे धीरे दब जाते हैं, क्योंकि द्वितीयक जाइलम की वृद्धि ज्यादा हो जाती है। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास ही रहता है और वैसे ही बनता है। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पेरेनकाइमी की एक सक्रिय पट्टी बन जाती है। ये बोल रहा है कि जैसे कुछ स्थानों पर ये जो कैम्बियम है इसकी एक सक्रिय सी पट्टी बन जाती है, एक पतली सी, और ये पेरेनकाइमेटस होती है। ये पट्टी सक्रिय पट्टी बन जाती है, ये पेरेनकाइमेटस होती है, पेरेनकाइमा की। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम अथवा द्वितीयक फ्लोएम में होकर आर्य दिशाओं में जाती है, जिससे द्वितीयक मज्जा किरणें मिलती है। अब ये बाहर निकल जाएगी ऐसे, ये पट्टी ऐसे बाहर निकल जाती है, ऐसे मज्जा किरणें बन जाती है। क्लियर। ये पहले वाला आ गया ना। चलो ये आपका इतना है, डायग्राम वगैरह इसमें दे रखा है, द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम में देख लेना। और ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।